नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसा हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल ना अपने आप में एक पहेली जैसा है। सोचिए जरा, आज के जमाने में जानकारी की कोई कमी नहीं। फाइनेंशियल सलाह, डेटा, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। फिर भी अच्छे भले समझदार लोग पैसे के मामले में इतने अजीब, इतने अतार्किक फैसले क्यों ले लेते हैं? आखिर गड़बड़ कहाँ है? और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे में कामयाबी का लेना देना इस बात से है ही नहीं कि कोई कितना जीनियस है या उसका गणित कितना तेज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका व्यवहार कैसा है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये एक सॉफ्ट स्किल है। ये फाइनेंस से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान की कहानी है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं, और वो ये है, कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर पैसे के साथ हमारे रिश्ते की पूरी कहानी टिकी है। देखिए, हम पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं ना, वो हमारी अपनी पर्सनल कहानी से आते हैं। हम जिस दुनिया में पले बड़े हैं, हमारे घर के आर्थिक हालात कैसे थे, माहौल कैसा था, देश में उस वक्त क्या चल रहा था, ये सारी चीजें मिलकर पैसे को लेकर हमारा एक बिल्कुल यूनिक, एक अलग नजरिया बना देती हैं। इसीलिए जो फैसला किसी को एकदम पागलपन लगे, हो सकता है वो फैसला लेने वाले के लिए 100% सही और लॉजिकल हो। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक वो जो उस दौर में बड़ा हुआ जब महंगाई आसमान छू रही थी। उसने क्या सीखा? उसने सीखा कि बैंक में रखा पैसा तो अपनी कीमत खो देता है, उसके लिए कैश रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब दूसरा इंसान देखिए, जो शेयर बाजार की जबरदस्त तेजी के दौर में बड़ा हुआ। उसने क्या सीखा? कि पैसा तो निवेश करने और रिस्क लेने से ही बनता है, उसके लिए कैश रखना मतलब मौका गंवाना। अब बताइए कौन सही है? सच तो यह है कि दोनों ही अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, भले ही उनके फैसले जमीन आसमान के फर्क वाले हों। और यहीं पर मॉर्गन हाउसल की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि दुनिया में आज तक जो कुछ भी हुआ है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उसका 0.0000001% भी नहीं है। लेकिन दुनिया कैसे काम करती है, हमारी इस सोच का 80% हिस्सा हमारे वही छोटे से अनुभव तय करते हैं। सोचिए, इसीलिए किसी और के फाइनेंशियल फैसलों को जज करना बहुत आसान है, लेकिन सच यही है कि हर कोई अपनी कहानी के हिसाब से लॉजिकली होता है, कोई पागल नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर। यह आइडिया है अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के फर्क का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक ही बात है, लेकिन सच ये है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग गेम हैं। और मजे की बात तो यह है कि इन दोनों के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, वो अक्सर एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं। सोचिए, अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? रिस्क लेना होगा, आशावादी होना पड़ेगा, बड़े मुनाफे का सपना देखना होगा। लेकिन अगर अमीर बने रहना है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तब चाहिए विनम्रता, थोड़ा सा डर और ये खौफ कि जो कुछ भी बनाया है वो एक झटके में खत्म भी हो सकता है। मतलब अमीर बने रहना सर्वाइवल का खेल है, ये अटैक नहीं बल्कि डिफेंस है। इस फर्क को और गहराई से समझने के लिए चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं साल 1949 में, वो साल जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अमीर तो बन गए, लेकिन अमीर बने रहने की कला सीख नहीं पाए। एक थे जेसी लिवरमोर, एक जीनियस स्पेक्युलेटर। जब 1929 में बाजार डूब रहा था, तब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके लाखों डॉलर कमाए थे। मतलब उन्होंने अमीर बनने का गेम तो जीत लिया था। दूसरे थे अब्राहम जर्मांस्की, एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर जो उसी क्रैश में पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन असली कहानी अंत में है। लिवरमोर जो क्रैश में जीते थे, उन्होंने आगे और भी बड़े और भी खतरनाक दांव लगाए और अपनी सारी दौलत गंवा दी। जर्मांस्की तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे। दुख की बात यह है कि दोनों का अंत बहुत बुरा हुआ। उन्होंने पैसा कमाने का कोड तो क्रैक कर लिया था, लेकिन उसे संभाल कर रखने की पहेली नहीं सुलझा पाए। तो सबक क्या है? सबक सीधा सा है, पैसा कमाना एक स्किल है और पैसा अपने पास बनाए रखना वो एक बिल्कुल अलग स्किल है। इसके लिए एक सर्वाइवल वाला माइंडसेट चाहिए। हमेशा ये याद रखना कि दौलत जितनी मुश्किल से आती है, उतनी ही आसानी से जा भी सकती है। और ये जो सर्वाइवल वाली बात है ना, ये हमें एक और बहुत बड़े मानसिक जाल की तरफ ले जाती है। एक ऐसा जाल जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं।
मैं इसे कहता हूं और का जाल। वो जाल जहां इनफ या काफी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। ये सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से अपनी तुलना करने और हमेशा ज्यादा की चाहत रखने की बीमारी है। इस जाल को समझने के लिए रजत गुप्ता की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जमीन से उठकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म्स में से एक मैकिन्जी का सीईओ बनता है। इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ था उनके पास। हर वो चीज जिसका कोई आम इंसान बस सपना ही देख सकता है। साल 2008 की बात है। उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन। $100 मिलियन, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कोई भी अपनी शर्तों पर अपनी पूरी जिंदगी जी सकता था। वो पहले से ही बहुत बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन वो खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। वो अपने आसपास के अरबपतियों को देखते थे और अचानक उन्हें अपने $100 मिलियन कम लगने लगे। गोल पोस्ट खिसक चुका था। अब उन्हें बिलियनर यानी अरबपति बनना था। और काफी की इसी बदलती हुई परिभाषा ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा घिनौना जुर्म किया। तो ये तबाही हुई कैसे? देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहला, उनके पास दौलत और इज्जत दोनों थीं। दूसरा, उन्होंने अपनी तुलना अपने से ज्यादा अमीर लोगों से की और अचानक खुद को गरीब महसूस करने लगे। तीसरा, इस गरीबी के एहसास ने उन्हें एक ऐसा रिस्क लेने पर मजबूर किया जिसकी कोई माफी नहीं। और चौथा, नतीजा, सब कुछ खत्म। आजादी गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई और पैसा भी चला गया। ये कहानी एक कड़वी सच्चाई बताती है कि और ज्यादा की भूख में इंसान अक्सर वो चीजें भी दांव पर लगा देता है जो उसके पास पहले से हैं और जिनकी उससे सच में जरूरत है। और यही रजत गुप्ता की कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक सबक है। फाइनेंशियल दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने गोल पोस्ट को एक जगह पर रोक कर रखना है। ये तय करना कि बस इतना काफी है। अगर ये एक स्किल किसी के पास नहीं है तो अरबों खरबों की दौलत भी लालच की आग में जलकर राख हो सकती है। तो सवाल उठता है, अगर और ज्यादा पैसा ही सब कुछ नहीं है तो फिर हम पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं? इसका असली मकसद क्या है? और ये सवाल हमें हमारी आज की बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है कि दौलत की असली कीमत क्या है। पैसा जो सबसे कीमती चीज खरीद कर दे सकता है वो है आजादी, फ्रीडम, अपने वक्त पर अपना पूरा कंट्रोल। ये ताकत कि कोई इंसान क्या करना चाहता है, कब करना चाहता है, किसके साथ करना चाहता है और कब तक करना चाहता है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ वही करे। दौलत का असली मतलब यही है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, महल जैसे घर नहीं हैं। ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की काबिलियत है। और यहीं पर अमीर यानी रिच और दौलतमंद यानी वेल्दी होने का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अमीरी दिखती है, वो महंगी कार, वो डिजाइनर कपड़े, वो बड़े बड़े घर, ये सब अमीरी का दिखावा है। लेकिन दौलत हमेशा छिपी हुई होती है। दौलत वो पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं किया गया। ये वो एसेट्स हैं जो आज़ादी और ऑप्शंस देते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी को 1 करोड़ की कार चलाते हुए देखते हैं तो हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि उसके पास पहले के मुकाबले अब 1 करोड़ रुपए कम है। हम ये नहीं जानते कि उसके बैंक में अब बचा कितना है या उस कार पर कितना कर्ज है। असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती। वो निवेश हैं, वो सेविंग्स हैं, जिन्हें अभी तक दिखावे की चीजों में नहीं बदला गया है। तो घूम फिरकर सारी कहानी बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, किसी के लिए काफी कितना है? जिस दिन किसी भी इंसान को इस एक सवाल का अपना जवाब मिल जाता है ना, उसी दिन वो और ज्यादा वाले जाल से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और फिर वो पैसे का इस्तेमाल उस एक चीज को खरीदने के लिए करता है जो सच में मायने रखती है, अपने खुद के वक्त पर अपना कंट्रोल। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है और इसी तरह के गहरे सवालों और नए नजरियों पर हम यहाँ बात करते हैं। अगर इस तरह की बातचीत पसंद है और चीजों को एक नए ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारे इस सफर में शामिल हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।